name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. आज हमारा प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने 13.1 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। उस कंसेप्ट का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एक्चुअली इस थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है और एक डिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरम को काफी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एक तरीके से साइमल्टेनियसली ऑकरेंस भी कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई दो इवेंट है, लेट E एंड F आर टू इवेंट्स। ये दो इवेंट्स है, E and F are two events which is associated with sample space S। sample space S दो इवेंट है E and F जो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएट करते हैं। जैसे कि आप उसको इस तरीके से समझो कि आपके पास 52 कार्ड्स है और आप उसमें से दो इवेंट कर रहे हो। मतलब एक इवेंट हम मान लो कि पहला इवेंट हम लोग किंग कार्ड निकालने का ले लेते हैं और सेकंड इवेंट हम लोग ले लेते हैं कि मैं सेकंड टाइम्स क्वीन कार्ड निकाल रहा हूँ। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास 52 कार्ड्स है और आप दो कार्ड साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? दो कार्ड साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो कि पहला कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, तो दोनों एक साथ कर रहे हो ना आप। तो आप वही फाइंड आउट करना चाहते हो कि दोनों कार्ड किंग एंड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए हम लोग इसको साइमल्टेनियसली ऑकरेंस भी कहते हैं। तो मान लो आपके पास कोई दो इवेंट है E एंड F जो विच इज एसोसिएट कर रहे हैं S के साथ। सो E इंटरसेक्शन F डिनोट करता है, E इंटरसेक्शन F डिनोट्स occurrence of both event simultaneously। So अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F मतलब E इवेंट एंड F इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मान लो कि पहली बार E इवेंट हुआ तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F वेयर E इज ऑलरेडी ऑकर्ड। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? E इवेंट एंड F इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट साथ में साइमल्टेनियसली होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर मान लो पहली बार कौन सा इवेंट हो गया? E इवेंट कंप्लीट हो गया, तो सेकंड टाइम्स F इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि E इवेंट हो चुका है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार F इवेंट हो गया, पहली बार कौन सा इवेंट हो गया? F इवेंट हो गया और सेकेंड टाइम्स E इवेंट हो रहा है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि F ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसके दो पार्ट है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो ये वाला डिपेंडेंट वाला पार्ट है। मतलब वो क्या रहा है आप समझो, किसको हम डिपेंडेंट और किसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। आपके पास 52 कार्ड्स है, आपने क्या किया, पहले एक कार्ड निकाला, उसके बाद एक कार्ड निकाला, बट जो पहला कार्ड निकाला था उसको आपने साइड में रखा और जब आप सेकेंड टाइम्स कार्ड निकालोगे तो सेकेंड टाइम्स कार्ड जो भी निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले पे डिपेंड करती है। ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना, यहां पे भी वही हो रहा है। देखो, E इवेंट हो चुका है, E इवेंट हो चुका है, हमें निकालना F इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसमें E ऑलरेडी हो चुका है, ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, F की प्रोबेबिलिटी E पे डिपेंड कर रही है ना। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको पार्ट 1 बोल सकते हैं आप, ये पार्ट 1 है डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट वाला। इसी का सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी क्या कि पहला इवेंट हुआ, जैसे आपने मान लो 52 कार्ड में से पहला कार्ड निकाला, देखा किंग मिला, वापस रख दिया उसमें। दूसरी बार कार्ड निकाला, देखा क्वीन मिला, वापस रख दिया।
तो जब सेकंड टाइम क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात आ रही थी, तो क्या आप उसके प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट गिरेगा कि पहली बार किंग ऑलरेडी निकल के था? नहीं, क्योंकि कार्ड तो आपने वापस उसी में रखा ना। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, पहली बार किंग मिलने की एंड सेकेंड टाइम्स एफ मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट टाइम किंग मिल गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सेकेंड टाइम क्वीन मिल गया। क्यों? क्योंकि ये इवेंट कैसे थे? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब भी इवेंट कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो। जब भी इवेंट कैसे हो? इंडिपेंडेंट हो, तो हमेशा फॉर्मूला ये लगेगा। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट। ई एंड एफ कैसे इवेंट है? डिपेंडेंट इवेंट है। ओके, तो जब तक आपको ये बात क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि यार इवेंट कैसे है, डिपेंडेंट बोला गया कि इंडिपेंडेंट बोला। अगर डिपेंडेंट है तो दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, और इंडिपेंडेंट है तो दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब मान लो कि दो से ज्यादा इवेंट है, अगर तीन इवेंट है, लेट ई एफ एंड जी आर थ्री डिपेंडेंट इवेंट। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? डिपेंडेंट इवेंट है, तीनों के तीनों डिपेंडेंट इवेंट है। तो फिर तीनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें किसी ने पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि पहली बार अगर ई इवेंट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो सेकंड टाइम कौन सा इवेंट हो रहा है? एफ इवेंट हो रहा है, जिसमें हमें ऑलरेडी पता है कि ई इवेंट हो चुका है, एंड थर्ड टाइम कौन सा इवेंट हो रहा है? जी इवेंट हो रहा है, जिसमें हमें पता है कि ई एंड एफ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बनेगा फॉर्मूला। इस तरीके से तीन चार कितने भी इवेंट्स आ गए आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको खुद को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, और मान लो कि फिर तीन एलिमेंट ई एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीनों की तीनों कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो फिर तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो फिर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी, ये रहेगा फॉर्मूला। वैसे अगर तीन से ज्यादा आ गए तो इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इस थ्योरम को समझने में आपको और आसानी होगी। ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको करने के बाद आपके कांसेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि कांसेप्ट और अच्छे से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला? एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। एक अर्न है, एक बैग है जिसके अंदर 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल है। Two balls are drawn from the urn one after the other without replacement। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हमने क्या किया ना, उस बैग में से एक के बाद एक दो बॉल निकाल रहे विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट के केस हो गया कि आपने पहला बॉल निकाला, रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा, फिर सेकंड टाइम बॉल निकाला। मतलब सेकंड टाइम बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ना, उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर होगा कि पहले तो ऑलरेडी एक बॉल निकल के है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको कौन से कैटेगरी में लेके जाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट के कैटेगरी में लेके चले जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक? अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि लेट ई बी द इवेंट, E be the event, E एक इवेंट है that contain black ball in first drawn। पहली बार जो बॉल निकाला
इन फर्स्ट राउंड, ठीक है। पहली बार जो बॉल निकाला वो बॉल ब्लैक है, उस इवेंट को हम लोग ए से डिनोट कर देते। उसके बाद एफ इवेंट डिफाइन कर देते, एफ बी द इवेंट दैट कंटेन, एफ बी द इवेंट दैट कंटेन ब्लैक बॉल इन सेकेंड ड्रॉन। सेकेंड टाइम जो बॉल निकाला उसमें ब्लैक मिला, इसको हम लोग एफ इवेंट से डिनोट करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपके पास टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, इसका मतलब टोटल बॉल हमारे पास 15 है। तो फर्स्ट टाइम हम जो बॉल निकाल रहे हैं वो बॉल ब्लैक मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमने ई इवेंट क्या डिफाइन कर रखा था कि पहले बार हमें कौन सा बॉल मिला, ब्लैक बॉल मिला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या, फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास 15, जिसमें से ब्लैक बॉल कितने हैं 10। तो फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/15। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ओके, अब देखते हैं कि सेकेंड टाइम्स भी ब्लैक मिला हमें, मतलब अब मैंने सेकेंड बॉल निकाला, तो सेकेंड बॉल जो निकल रहा है वो ब्लैक मिल रहा है, इसको हमने एफ से डिनोट किया, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि पहली बार तो ब्लैक निकल चुका है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई इज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब सेकेंड टाइम अपने को ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जिसमें हमें पता है कि पहली बार ब्लैक निकल चुका है। तो अब आप सोचो कि पहली बार ब्लैक निकल चुका है, मतलब अब आपके पास टोटल बॉल कितने रहेंगे 14, जिसमें से पहली बार ब्लैक निकल चुका है, तो अब आपके पास ब्लैक बॉल कितने रहेंगे 9, तो 9 + 5 14, ठीक है। तो 9/14 आ जाएगा सेकेंड टाइम्स ब्लैक मिलने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें पहली बार ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 9/14, ठीक है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखो कि ये हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, कि आप दो बॉल निकाल रहे हो, पहली बार ब्लैक निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टाइम ब्लैक निकाला जिसमें पता था कि पहली बार ब्लैक निकल चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, कि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अगर मैं दो बॉल निकालता हूं साइमल्टेनियसली तो दोनों के दोनों ब्लैक मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी पहली बार भी ब्लैक मिला एंड सेकेंड टाइम भी ब्लैक मिला, ये देखो ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि दोनों इवेंट हो गए एक साथ और दोनों के दोनों ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलेंगे ठीक है पहली बार ब्लैक मिला था उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड टाइम्स भी ब्लैक मिला है बट पहली बार ब्लैक ऑलरेडी हो चुका था उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया 2/3 इनटू सेकंड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई इज ऑलरेडी ऑकर्ड 3/14, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल होकर 3 देगा, ये इसके साथ कैंसिल 7 देगा, तो आंसर आ जाएगा 3/7। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है, साइमल्टेनियसली ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना कि इंडिविजुअल। ये जो हमने फाइंड आउट किया ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये जो हमने फाइंड आउट किया ये साइमल्टेनियसली दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ पे इस बार 3 इवेंट्स हो गए, देखो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, बस इसी वर्ड ने आपको बता दिया कि जो 3 कार्ड आप निकाल रहे हो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब तीनों के तीनों इवेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेट शफल कार्ड, 52 कार्ड्स में से हमने 3 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, what is the probability that first 2 cards are king and the third cards drawn is an ace। तो अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पहले 2 कार्ड किंग और तीसरा कार्ड एस मिलने की प्रोबेबिलिटी, समझे क्या, कि आपने क्या किया ना 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाले, पहले एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला तीसरा कार्ड निकाला, तीनों कार्ड साइमल्टेनियसली ऑकरेंस का कांसेप्ट है यहाँ पे कि तीनों कार्ड्स
में से पहले दो कार्ड्स किंग और तीसरा कार्ड एस मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ठीक है, ई इवेंट डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट कार्ड इज किंग। ई इवेंट डिफाइन कर रहा है फर्स्ट कार्ड इज किंग, ठीक है। एफ इवेंट डिफाइन कर रहा है सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो किंग, और ई एफ जी इवेंट डिफाइन कर रहा है थर्ड कार्ड इज एन एस। तो पहली बार आपने जब कार्ड निकाला और पहली बार आपको किंग कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, जिसमें से किंग कार्ड कितने हैं 4। तो फर्स्ट टाइम किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/52। 4/52 का मतलब कितना 1/13, समझा? ओके, अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब मैं सेकेंड टाइम्स कार्ड निकाल रहा हूं, तो सेकेंड टाइम्स कार्ड भी किंग मिल गया यानी एफ। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि पहली बार एक किंग निकल के है, तो अब मेरे पास कितने कार्ड्स रह गए 51 कार्ड्स, क्योंकि पहली बार एक कार्ड निकल चुका है ना। तो मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने रहे 51, जिसमें से पहली बार कौन सा कार्ड निकला था किंग। तो इसका अब मेरे पास कितने किंग रह गए 3, तो 3/51 ये हो जाएगा हमें सेकेंड टाइम्स किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें फर्स्ट टाइम ऑलरेडी किंग निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या, अब मुझे निकालना है कि थर्ड कार्ड क्या मिला मेरा एस। लेकिन मुझे ये पता है कि पहले ऑलरेडी दो इवेंट हो चुके हैं। कौन से दो इवेंट ई एंड एफ। अब मेरे पास कितने कार्ड रह गए, पहली बार एक कार्ड निकाला साइड में रखा, दूसरी बार एक कार्ड निकाला साइड में रखा, अब मेरे पास कितने कार्ड रह गए 50 कार्ड्स, ठीक है 50 कार्ड्स। लेकिन पहली बार जो कार्ड निकला था वो था किंग, दूसरी बार जो कार्ड निकला वो था किंग। अब मेरे पास एस कार्ड कितने बचे 4 के 4 एस कार्ड है, आंसर आ जाएगा हमारा 4/50। 4/50 का मतलब 2/25, 2/25, ठीक है। तो ये तो हमने इंडिविजुअल जो इवेंट हो रहे हैं कि फर्स्ट टाइम किंग, फिर सेकंड टाइम्स भी किंग, फिर थर्ड टाइम्स एस, इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट करके रख दी। लेकिन हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट भी नहीं करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ो, अच्छे से समझो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, कि पहले दो कार्ड किंग और तीसरा कार्ड एस, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज आल्सो किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वेयर ई इज ऑलरेडी ऑकर्ड, probability of G where E and F, probability of F where E is already occurred, probability of G where E and F is already occurred। तो फॉर्मूला तो काफी सिंपल है और हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके रखी है। 1/13 into 3/51, 3/51 into 2/25, 2/25 सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है। देखते हैं कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है। देखते कुछ कैलकुलेशन करके, ये तो हो जाएगा 1/13, ये 3/51 कैलकुलेट हो रहा था ना, 3/51 का मतलब 1/17 होता है, 3/15 का मतलब 1/17, ये हो जाएगा 1/17, ये हो जाएगा 2/25। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2 और नीचे में आएगा 5525, ठीक है। ये रहेगा आपके तीनों कार्ड साइमल्टेनियसली ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट दो कार्ड किंग और तीसरा कार्ड एस मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/5525, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल से आपके कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए और अब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का है या डिपेंडेंट का है ये भी आप अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने क्या किया, थ्रो किया। ई इज द इवेंट, ई इवेंट इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये होगा। ई इवेंट इन्होंने क्या डिफाइन किया कि ई इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 और 3 के मल्टीपल आएंगे, यानी कि 3 और 6 आएंगे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि फिर ई की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, मतलब 1/3। ओके, फिर एफ इवेंट, एफ इवेंट भी इन्होंने डिफाइन करके रखा है। एफ का इवेंट है, एफ विद इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। एफ इवेंट डिफाइन करता है कि इसमें इवन नंबर्स आ गए, यानी कि 2 4 6। तो एफ की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। 3/6 का मतलब कितना, 1/2। तो क्या हमें फाइंड आउट करना है, वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आपको बस ये कंडीशन चेक करने की, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है क्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी मतलब वो दोनों इवेंट कैसे, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो निकाल के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाला है। ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते पहले। सो ई और एफ का आपस में इंटरसेक्शन क्या है, ई और एफ का आपस में इंटरसेक्शन है 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू एफ भी कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू एफ कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू एफ 1/3 इनटू 1/2, 1/3 इनटू 1/2, यानी ये आ गया 1/6। ठीक है, तो क्या हमें ये चीज दोनों इक्वल दिखाई दे रही है, हाँ बिल्कुल। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या, कि वो दोनों के दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, वैसे ये क्वेश्चन तो सिर्फ चेक करना था इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो काफी आसान था, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती इतना चेक कर लो, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक अनबायस्ड डाई है जिसको दो बार थ्रो किया गया है। लेट द इवेंट ए बी एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। एक इवेंट ए डिफाइन कर दिया इन्होंने, इवेंट ए क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर मिलना, ये इवेंट ए है। एंड बी विद द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। बी एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑड नंबर मिल रहा है कब, सेकंड थ्रो पे। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए और इवेंट बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना। ये तो वैसे ही देखने सुनने और पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है। आप तो सोचो कि आपने डाई को पहली बार फेंका और वही डाई को आप दोबारा फेंक रहे हो, तो ये दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है ना, कोई फर्क ही नहीं कि सेकंड टाइम्स पहले इस पे अपने को ऑड नंबर मिल गया तो सेकंड इस पे ऑड नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहले वाला डिसाइड करेगा नहीं, ये तो है ही ना। ये ऐसे समझ में आता है कि जैसे मैंने कॉइन को पहली बार टॉस किया, मुझे हेड मिला, आप कॉइन को दोबारा टॉस करो, अब हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, क्या आप ये गारंटी के साथ बता सकते हो कि पहली बार या हेड मिल गया था या पहली बार ना टेल मिला तो इस बार ना हेड मिलेगा ही मिलेगा, नहीं बता ही नहीं सकते। तो ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही है, पर अपने को फिर भी थियोरेटिकली चेक करना है कि ये वाकई में इंडिपेंडेंट है या नहीं है करके। तो काफी सिंपल है, आपको पता ही है कि अगर आपने डाई को 2 बार थ्रो किया तो 2 बार थ्रो करने के बाद टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, 36 रिजल्ट आते हैं। तो ए इवेंट इन्होंने क्या बोला है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, ठीक है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट होते हैं 36, ऑड नंबर कितने बार मिलते हैं, ऑड नंबर पहले थ्रो पे ऑड नंबर कब कब 1 1 1 2 1 3 ऐसे 6, फिर 3 1 3 2 3 ऐसे फिर 6, 5 1 5 2 5 ऐसे फिर 6, तो टोटल
रिजल्ट आ जाएगी 80, तो इसका आंसर आ गया 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 1/2। उसके बाद बी इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। बी इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो पे ऑड नंबर, तो तब भी रिजल्ट रहेंगे 36, और सेकेंड थ्रो पे ऑड नंबर भी 18 टाइम्स ही मिलेगी, तो आंसर आ जाएगा अपना अगेन 1/2, अगेन 1/2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल के रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल के रख देते हैं, ये आ जाएगा 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि फर्स्ट रो पे भी ऑड नंबर और सेकंड रो पे भी ऑड नंबर, वैसे कितने रिजल्ट है अपने पास, तो देखो, तो आपको पता ही ना, आप वो 36 रिजल्ट इमेजिन कर पा रहे होंगे कि डाई को दो बार थ्रो करने के बाद 36 रिजल्ट आते हैं। तो फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में 1 1 एक ऐसा रिजल्ट है, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 5, तीन रिजल्ट फर्स्ट रो से आ गए। सेकंड रो में कोई रिजल्ट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि सेकंड रो में तो 2 1 होता है ना, तो फर्स्ट रो पे तो ऑड इवन नंबर मिलेंगे, सेकंड रो तो नहीं। थर्ड रो में देखो 3 1 3 3 3 5, यानी फर्स्ट रो में 3 रिजल्ट, सेकंड रो में तो कोई रिजल्ट नहीं है। थर्ड रो में 3 रिजल्ट, फोर्थ रो में भी कोई रिजल्ट, फिफ्थ रो में 3 रिजल्ट, यानी ऐसे कितने रिजल्ट है जिसके दोनों थ्रो पे ऑड नंबर मिले? 9 रिजल्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। 9/36 का मतलब होगा 1/4। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो 1 और 2 से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्रूफ हो गया। हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो इंडिपेंडेंट इवेंट है इसको और अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है ना? एक पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमें इंडिपेंडेंट ही चेक करना था, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी इंडिपेंडेंट ही चेक करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी लगभग उसी के जैसा है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया। कंसीडर द इवेंट ई। ई इवेंट क्या लेना है हमें? 3 हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल। एफ इवेंट क्या लेना है? एटलीस्ट 2 हेड। एफ एक इवेंट है जिसके अंदर कम से कम 2 हेड है। एंड जी क्या है? एटमोस्ट 2 हेड। जी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है। ऑफ द पेयर ई एफ, ई जी एंड एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। मतलब सिंपल है, 3 कॉइन को टॉस किया, तीनों कॉइन को एक साथ टॉस किया। एफ ई इवेंट इन्होंने बोल के रखा है जिसके अंदर तीनों हेड या फिर तीनों टेल आएंगे। एफ इवेंट बोल के रखा है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड आएंगे। जी इवेंट बोल के रखा है जिसमें एटमोस्ट 2 हेड आएंगे। तो हमें ये 3 पेयर में से बताना है कि कौन से पेयर इंडिपेंडेंट है और कौन से पेयर डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 कॉइन को टॉस करने के बाद 8 सैंपल पॉइंट हमें मिलते हैं। तो 8 सैंपल पॉइंट इस तरीके से लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो पहले, फिर 2 बार एच, देखो 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच 1 बार टी, ऐसे इस तरीके से 8 रिजल्ट अपने को बना देना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? एन ऑफ एस के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? ई इवेंट इन्होंने क्या बोल के रखा है? ई इवेंट इन्होंने कहा है जिसके अंदर तीनों टेल या तो तीनों हेड, यानी एच 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 या फिर टी टी टी। तो अगर मैं बोलूं कि ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2/8 कितना हो जाएगा? 2/8। 2/8 का मतलब कितना? 1/4। ओके, उसके बाद देखते फिर एफ इवेंट। ई इवेंट हो गया। एफ इवेंट, एफ क्या कह रहा है? एफ कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। उसमें 3 हेड रहे तो भी चलेगा, कम से कम 2 हेड रहे तो भी चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा रहे तो भी चल जाएगा। तो इसमें भी 2 हेड आ जाएंगे,
इसमें एक ही हेड आ रहा है, इसमें भी 2 हेड आ जाएंगे, ठीक है। और ओके, ऐसे कितने रिजल्ट आ रहे हैं अपने पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8। 4/8 का मतलब कितना? 1/2। ओके, और उसके बाद फिर जी इवेंट इन्होंने क्या बोला है? जी इवेंट इन्होंने कहा है जिसमें एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम, तो HHT यह आ जाएगा। H बाकी सब आ जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो उसमें 2 भी रहे तो भी चलेगा, उससे कम रहे तो भी चलेगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 हेड है, बाकी सब में तो 2 और 2 से कम ही आएंगे। तो HTH HTT भी आ जाएगा, उसके बाद THH भी आ जाएगा, उसके बाद THT भी आ जाएगा, उसके बाद TTH भी आएगा, उसके बाद TTT भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 हेड है, इसके अंदर 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, फिर इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, फिर इसमें 1 हेड है, और इसमें तो है ही नहीं, मतलब 0 हेड है। तो G की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने एलिमेंट? 7, तो 7/8, ठीक है। अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन, मतलब पहले E इंटरसेक्शन F, E और F का इंटरसेक्शन, E और F का इंटरसेक्शन, E और ये F, इनमें कॉमन क्या है? ट्रिपल H ही कॉमन है, एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? ये हो जाएगी 1/8, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्पेस है, मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद E इंटरसेक्शन G, E और G का इंटरसेक्शन, E और G का इंटरसेक्शन क्या क्या है? ट्रिपल एस तो नहीं आएगा, ट्रिपल टी आ जाएगा, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट आ रहा है ट्रिपल टी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये भी 1/8 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर E इंटरसेक्शन G हो गया, F इंटरसेक्शन G निकाल देते हैं। F इंटरसेक्शन G, F और G में इंटरसेक्शन देखो, F और G में इंटरसेक्शन, ये HHT तो है, HHT है, उसके बाद HTH भी है, उसके बाद THH भी है, यानी इसमें आगे 3 एलिमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G ये हो जाएगा 3/8। तो चेक कर लेते हैं, चलो देखते हैं पहले इस पेयर के बारे में, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आया था? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आया है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है? 1/2। तो ये 1/4 इंटू 1/2 1/8, और ये भी 1/8, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये जो है ये पेयर एक इंडिपेंडेंट पेयर, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। सेकंड पेयर चेक करते हैं। सेकंड पेयर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G कितना? 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना? 7/8। 1/4 इंटू 7/8 करने पे ये आएगा 7/32। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्या? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G कितना आया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G 3/8 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया? ये 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना आ गया? 7/8। तो 1/2 इंटू 7/8 ये हो जाएगा 7/16।
तो इनका मल्टीप्लीकेशन 7/16 आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 3/8 आ रहा है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये तीसरा पेयर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो तीनों में से दो ही पेयर, सॉरी तीनों में से एक ही पेयर जो इंडिपेंडेंट है और बाकी के दो पेयर डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ आपको किस तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक किया जाता है ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ओके, सो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बेसिकली एक तरीके से ऑकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जिसमें डिपेंडेंट वाला पार्ट है और दूसरा हिस्सा जिसमें इंडिपेंडेंट वाला पार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। आप इस वीडियोस को अच्छे से देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को क्लियर करो, इस एग्जांपल को अच्छे से समझो और इस वीडियोस को देखने के बाद आप अपने एक्सरसाइज 13.2 ट्राई करो। ठीक है, देखो कि आप खुद से 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 13.2 के सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट तब तक आप उस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करो। अगर मान लो किसी चीज में आपको दिक्कत जाती है तो वीडियोस को फिर से देखो और फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो आप अपने एक्सरसाइज के डाउट उस वीडियो के थ्रू कवर कर पाओगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, आपके जो फ्रेंड्स है जो इस बार 12 के एग्जाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि इस वीडियो के थ्रू उनके एग्जाम की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए।